रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे पास न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमारे पास न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। क्लियर? सो इन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या कवर करना है? इसमें हमें कवर करना है कि कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपने एक क्या किया है, आपने काम स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास एक न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई भी गुड्स है वो मार्केट में आएगा तो उसे कंज्यूमर के बारे में, कस्टमर लोगों को कैसे लगेगा पता? तो उन लोगों को लगता है पता, क्योंकि हमें उसमें एडवर्टीजमेंट बाय द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, बट we should also aware about the its cycle also। its cycle का मतलब क्या है कि कब कब हमारा जो प्रोडक्ट है, देखो आपने अभी अपने एक गुड्स को बनाया, मान लीजिए कि मैं एक साबुन की बात कर रही हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक फैक्ट्री लगा दी, हमने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, हमने अपने गुड्स को क्या कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर अब हम उससे क्या करेंगे? ये जो हमारे पास मॉडल्स जितने भी सारे लोगों ने बनाए हैं, दिए हैं, तो इसमें से हमारे पास हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है इसमें कि एक प्रोडक्ट की जिस तरीके से इंसान की एक लाइफ होती है, उसी तरीके से एक गुड्स की भी अपनी लाइफ है। आपने देखा है ना, मोबाइल फोन्स नए नए मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी भी क्या है, अल्टीमेटली एक लाइफ है। तो ऐसे ही हमारे पास हमें प्रोडक्ट्स के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमें सिंपली ये बताया हुआ है कि प्रोडक्ट की जो लाइफ है उनके हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं, यानी कि 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं हमारे प्रोडक्ट की लाइफ में। ठीक है, अब सिंपली है, यहाँ पे हमें देखना है दैट इज द साइकिल बिगिंस विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड इज ऑफन फॉलोड बाय पेटेंट प्रोजेक्शन एंड फर्दर डेवलपमेंट टू मेक इट सेलेबल। कहने का मतलब है ये यहाँ पे सेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपके पास सेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज यूजुअली फॉलोड बाय अ रैपिड एक्सपेंशन इन इट सेल्स। क्या है, इट मींस कि न्यू प्रोडक्ट की इन्वेंशन से यानी कि स्टार्ट होती है एक साइकिल एंड इज ऑफन फॉलोड बाय, और वो यानी कि पेटेंट प्रोजेक्शन के द्वारा फॉलो की जाती है। दिस इज यूजुअली फॉलोड बाय अ रैपिड एक्सपेंशन इन इट सेल्स, यानी कि जिस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आया है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इट मींस कि उसकी सेल्स में जल्दी से रैपिड एक्सपेंशन होना। हमें एक मार्केटर्स को कैसे लगेगा कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो अब इस स्टेज में है, मुझे अब इस स्टेज के लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करना है। हमें इस मॉडल में सिर्फ इतना ही मेन मतलब जो हमारा कंसर्न है, वो हमारा कंसर्न इतना है कि हमें उनके स्टेजेस यानी कि स्टेजेस को देख के ये बताना है कि अब हमें इस स्टेज पे क्या करना है। कि जैसे अब हमारी लाइफ साइकिल होती है, हमें देखना होता है कि अच्छा अब यानी कि हमें अपनी लाइफ के साइकिल में ये स्टेप लेना है, तो उसी तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट का देखना है। ठीक है, आगे हम इसमें एक बार स्टडी करते हैं क्या लिखा है। द इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स डी जनरेशन इनटू द कॉमन प्रोडक्ट। देखो आपके पास एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ठीक है, कुछ महीने बाद, ठीक है, 1 साल बाद, 6 महीने, तो इतने टाइम के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से हमारे पास एक जो भी हमारे पास जितने लिस्ट है प्रोडक्ट की उनमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यानी कि अब वो न्यू प्रोडक्ट जो आया है वो अब हमारे पास ओल्ड हो जाएगा। न्यू में हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है कि जब कोई भी न्यू है यानी कि हमें लोगों को बताना है, अवेयर करना है। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, एड्स देखते हैं, ठीक है, उन एडवर्टीजमेंट से क्या है, वो लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं कि देखो ये मार्केट में हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है। और हम पब्लिक क्या करती है, क्योंकि हमें सपने तो आएंगे नहीं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट होता है, बाहर
बोर्ड्स लगते हैं, उनके होर्डिंग्स लगते हैं, तभी लोगों को क्या होंगे, वो अवेयर होंगे और तभी वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। मान लीजिए अब मैंने एक लक्स का एग्जांपल लिया था, ठीक है। लक्स के लिए कि लक्स को कितनी टाइम हो गया है, कितने टाइम से भी उसके पास यानी कि उसके मैच्योरिटी स्टेज से या उसके दूसरे स्टेज से कौन से लेवल पे वो जो प्रोडक्ट था वो क्या होगा, बनेगा। द इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स डीजनरेशन इनटू द कॉमन प्रोडक्ट्स, दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द लाइफ साइकिल। कि जैसे आप ये देखते हो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर उसके बाद 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद या फिर 10-12 साल बाद वो भी यानी कि हम सभी में वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो उसी तरीके से एक हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। This is the innovation of a new product and its degeneration into the common products, ठीक है। एक न्यू प्रोडक्ट की इनोवेशन और उसका कॉमन प्रोडक्ट में क्या होना, डीजनरेशन होना। द इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स डीजनरेशन इनटू द कॉमन प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम उसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कहते हैं, is termed as life cycle of product. So there are the 5 distinct stages in the life of the product, ठीक है। number one stages, now see the your the curve, देखो कर्व है आपके पास, कहाँ से कर्व है, on the x axis quantity is there and on the y axis टाइम इज देयर। नाउ सी द योर कर्व, हमें इसके कर्व को अंडरस्टैंड करना है। कर्व में हमें क्या देखना है, इन द स्टार्टिंग, इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज है। इंट्रोडक्शन स्टेज में कि जैसे हमें लोगों को अवेयर करना है, हमें बताना है, उसके लिए हमारे पास बहुत कॉस्ट आएगी। ऑब्वियसली आप एक काम को स्टार्ट कर रहे हो, आपने क्या किया है, उसके लिए सिर्फ वर्क को स्टार्ट करना ही, गुड्स को सिर्फ बनाना तक ही हम सीमित नहीं होंगे। एक जो बिजनेसमैन है, एक जो आपके पास कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, उनका काम क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स क्यों हैं, क्योंकि वो अपनी एक हल्के मूवमेंट्स को, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से लेवल पे, स्टेजेस पे, उन्हें हम देख सके। आप इसी डायग्राम में देखिए, स्टार्टिंग में ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में हमारा जो कर्व है वो क्या, क्योंकि हम हमारे पास इतनी ज्यादा मैक्सिमम सेल नहीं हुई है, इट मींस कि हमारे पास जो स्टार्टिंग का वो कर्व है वो क्या है, हमारे पास कम है। सो नंबर 1 इन द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें क्या करना है, रिसर्च और इंजीनियरिंग स्किल लीड्स टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च होगी, इंजीनियरिंग स्किल होगी, जिससे प्रोडक्ट की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। दी प्रोडक्ट इज पुट ऑन द मार्केट, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस आर मिनिमल, यानी कि जो प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके आएंगे, मार्केट में लेके आने के लिए हमें पता है कि लोग इतने ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप आइए, आपको मतलब कोई भी ये बताता है, देखिए ये जो गुड्स है या फिर ये जो मतलब हमारे पास सोप है, ये बहुत अच्छी है, तो हम उसको इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको ये एक्सेप्टेंस इसमें बहुत मिनिमल होती है। जब आपके पास मार्केट में प्रोडक्ट है तो हमें इसमें प्रमोशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, सो देयर आर द हाई प्रमोशनल कॉस्ट। और ये वो जो है आपके पास कंप्लीटली आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि मेरे आने वाले टाइम में जो मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है, जो मैंने आज लगाया है अमाउंट, वो मैं आने वाले टाइम में उसको रिकवर कर सकूं। सो यहाँ पे हमें कौन सी स्किल लगानी है, यानी यहाँ पे कौन सी स्किल रिसर्च की जाएगी, ठीक है, कि रिसर्च होगी कि कौन से एरिया में, कौन सी कंट्री में ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो इजीली क्या होगा, मैनेज हो पाएगा। सो इंट्रोडक्शन में रिसर्च और इंजीनियरिंग स्किल लीड्स टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च और इंजीनियरिंग स्किल से क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। दी प्रोडक्ट इज पुट ऑन द मार्केट, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो हम मार्केट में लाएंगे, अवेयरनेस होंगी, लोगों को अवेयर करेंगे,
देखो आज आपने एक एडवर्टीजमेंट को देखा, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट को देखा, क्या आपने जब उस एडवर्टीजमेंट को एनालाइज किया, देखा, क्या इमीडिएटली आप 1-2 घंटे में या 2-3 दिन में उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो, खरीदते हो? नहीं, हम उसे परचेज नहीं करते। इट मीन्स इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज द एक्सेप्टेंस आर द मिनिमल। जो एक्सेप्टेंस होती है वो हमारे पास कम से कम होती है, वो एक्सेप्टेंस हमारे पास मिनिमल होती है। देयर आर हाई प्रमोशनल कॉस्ट, प्रमोशनल कॉस्ट जो होती है वो क्या होगी? हाई होगी। सो देयर आर हाई प्रमोशनल कॉस्ट, समटाइम्स ए प्रोडक्ट में जनरेट ए न्यू डिमांड। कभी कभी एक जो प्रोडक्ट होता है वो एक न्यू डिमांड जनरेट करता है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैगी है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज लो, कि जैसे मैगी हो गया, ठीक है, मैगी है, सेल्स की वॉल्यूम है वो क्या होती है? लो है। एंड देयर मे बी हैवी लॉसेस, और लॉसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हैं। एंड देयर मे बी हैवी लॉसेस, ठीक है। सो रिसर्च एंड इंजीनियरिंग स्किल लीड्स टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द प्रोडक्ट इज पुट ऑन द मार्केट, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस आर मिनिमल, देयर आर हाई प्रमोशनल कॉस्ट, प्रमोशनल कॉस्ट क्या होगी? हाई होगी। समटाइम ए प्रोडक्ट में जनरेट ए न्यू डिमांड, कभी कभी देखो एक प्रोडक्ट से ऑब्वियसली आपने न्यू डिमांड को क्या किया है? जनरेट किया है, लेकिन इस स्टेज में आपने अभी क्या की है? काफी कॉस्ट लगाई है, क्योंकि लोगों को अवेयर करने के लिए, प्रमोशनल कॉस्ट के लिए। यहाँ पे आपके पास देयर मे बी द चांसेस, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच के करनी है, देख के करनी, क्योंकि चांसेस हैं कि क्या हो? हैवी लॉसेस ना हो जाए, ठीक है, कि हमारे पास इसमें जो लॉस है वो ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर आपने अभी से ही इतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे अल्टीमेटली, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा ही नहीं, तो फायदा क्या होगा? ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है अपने माइंड में लेके चलना है कि आपने किसके अकॉर्डिंग, कौन सी रेशियो के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को लगा रहे हो, कि जिससे आपके पास क्या हो जाए? हैवी लॉसेस, ठीक है। अब है ग्रोथ में, the product begins to make rapid sales again। प्रोडक्ट में क्या होता है? the product begins to make the rapid sales again। ध्यान दीजिए, ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है? कि अब आप एक इंट्रोडक्टरी स्टेज से आगे नंबर, यानी कि आगे की पोजीशन में आ रहे हो। the product begins to make rapid sales again because of the cumulative effects of begins to make rapid sales again because of the cumulative effects of the introductory, promotion, distribution and word of the mouth influence। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्टरी में प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन आपने क्या किया स्टार्टिंग में, ठीक है, उसे लोगों को अवेयर के बाद, यानी कि लोग जब उसे परचेज करेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी एफर्ट्स लेके आना है, ठीक है, लोगों को, यानी कि उसको वो क्या करेंगे? टेस्ट। इसमें ये ग्रोथ है, यानी कि धीरे धीरे जो हमारा प्रोडक्ट है अब लोगों के द्वारा लाइक किया जा रहा है, लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि उनको पसंद है। द प्रोडक्ट बिगिंस टू मेक रैपिड सेल्स अगेन because of the cumulative effects of begins to make rapid sales, high and sharply rising profits may be witnessed। यानी कहने का मतलब क्या है? कि जो प्रॉफिट्स हैं आपके पास, यहाँ धीरे धीरे स्टेज में प्रॉफिट्स हाई होंगे, बढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अभी जो मेरे प्रोडक्ट है वो आगे तक क्या होगा? ठीक है, इंक्रीमेंट। और हम क्या चाहते हैं? एक मार्केटर चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो जिस ग्रोथ स्टेज पर ही सबसे ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी में तो आपके पास जो सेल होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो, यानी ये जो आपके पास स्टेज है, इस स्टेज को है मैच्योरिटी, यानी इससे आगे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो हमारी सेल होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक मैन्युफैक्चरर, मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आज मेरे पास जो मेरी इंट्रोडक्टरी स्टेज है वो कम हो, ठीक है। इंट्रोडक्टरी स्टेज में अगर मेरे पास स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में
टाइम क्या लगे, कम लगे, फिर ग्रोथ में टाइम लगे, ठीक है। ग्रोथ में क्या हो गया, तो हम यानी कि ए हाई शार्पली राइजिंग प्रॉफिट्स में बी विटनेस, बट टू सस्टेन ग्रोथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मस्ट बी एंश्योर्ड एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंश्योर होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब एक मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसे देखता है, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसे क्या देखेगा, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसमें सिंपल है कि इंट्रोडक्शन में कम टाइम लगे, हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ स्टेज में ज्यादा लगे, और जो हमारी मेच्योरिटी है उसके बाद, मेच्योरिटी के बाद हमारी जो आगे की स्टेजेस हैं वो ना नहीं आए, आगे के हमारे की जो डिक्लाइन स्टेज है वो यानी कि आए ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है, चाहे मान लीजिए इंट्रोडक्शनरी स्टेज में आपको 1 ईयर लगा है, ग्रोथ स्टेज में आपको 7 ईयर्स लगे हैं, मेच्योरिटी में आपको 25, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का टाइमिंग जो है वो स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। आपके पास जो प्रोडक्ट का टाइम है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो नंबर 1 हो गया इंट्रोडक्शन, बी हो गया ग्रोथ, एंड सी आपके पास क्या हो गया, मैच्योरिटी, यानी कि सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूज, यानी कि जो सेल की ग्रोथ है वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी। हमारे पास जो सेल है कंटिन्यू बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, यानी कि यहाँ अब आपके पास मेच्योरिटी आ गई है। मेच्योरिटी में क्या होता है कि इससे ज्यादा, यानी कि आपके पास देखो ग्रोथ में क्या था कि रैपिड सेल्स हो रही थी, लेकिन सेल्स तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। मान लीजिए पहले 10 लोग परचेज किया, वो इंक्रीमेंट हुई, और अब इंक्रीमेंट हो रही है 4 लोगों की, बढ़ तो रही है, लेकिन वो जो डिमिनिशिंग रेट से हमारी जो यानी कि सेल्स की ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स हु रिमेन अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, के जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके डिक्लाइनिंग नंबर की वजह से, हु रिमेन अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट के बारे में क्या है, अनअवेयर हैं, जो कि प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं, एंड हु हैव टेकन नो एक्शन, और इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। द लास्ट ऑफ अनसक्सेसफुल कंपीटिंग ब्रांड्स विल probably withdraw from the market, यानी कि the last of unsuccessful competing brands, यानी कि जो भी competing brands हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे मार्केट से क्या हो जाएंगे, विड्रॉ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास, आपको मालूम है कि मेरी जो सेल है वो टाइम ऐसा आ गया है कि जो मेरी सेल हो चुकी है वो अब दोबारा से उतनी ज्यादा मैक्सिमम रेट पे नहीं होगी। तो उस स्टेज में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, उस स्टेज पे मार्केटर्स को क्या चाहिए, उस स्टेज पे मार्केटर्स को चाहिए कि वो अपनी जो टाइम के जो अपने प्रोडक्ट का है वो उस पे क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट दोबारा से करे, उसमें न्यू जनरेशन के न्यू यानी कि प्रोडक्ट को लेके आए। द लास्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल competing brands will probably withdraw from the market. Sales are likely to continue to rise while the customers for the withdrawn balance are opted up by the survivor, यानी कि जो सेल्स है लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि धीरे धीरे सेल्स आपकी क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी, ठीक है, क्योंकि जो जितने भी ज्यादा जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो इतने ज्यादा इंक्रीमेंट में नहीं आ रहे हैं, उतने जितने हमारे कस्टमर्स ग्रो होने चाहिए थे वो उतने नहीं है। इट मीन द मैच्योरिटी। आप भी सोचते हो ना कि ठीक है, मैं इससे ज्यादा तक जो है इतने टाइम तक मैं बैठ के स्टडी नहीं कर सकती, अगर मैं स्टडी करूंगी तो मेरा जो मतलब रेट है या जो मेरा लर्न करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने मेच्योरिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है, बट चेंजेस, देखो एक ना मैनेजर्स को ना
डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग कंपनीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करती है। कुछ कंपनीज को लगता है कि मैच्योरिटी के लेवल पर ही वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस को लाना शुरू कर देती है। लेकिन ये मॉडल हमें ये बताता है कि आपको सबसे पहले डिक्लाइन स्टेज तक का वेट करना चाहिए। ठीक है, डिक्लाइन अब आपको ये देख रहे हो कि अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिल्कुल भी यानी सेल्ड यानी कि सोल्ड आउट नहीं होगा, मार्केट में मेरा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, तब जाके आके मेरी जो सेल है बहुत डिक्लाइन हो गई। अब मुझे उस स्टेज पे क्या करना है, उस स्टेज पे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, उस स्टेज पे मुझे काम को सेट करना है। सो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, बट चेंजेस इन सेलिंग एफर्ट्स आर कॉमन। लेकिन हम वहां पे क्या कर रहे हैं कि सेलिंग एफर्ट्स कॉमन है, यानी कि सेलिंग एफर्ट जो हमारे हैं कि हमने डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, अलग अलग टाइप पे हम जितने भी ऑफर उन्हें कर रहे हैं। सो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट चेंजेस इन सेलिंग एफर्ट्स आर कॉमन। लेकिन जो सेलिंग एफर्ट्स में कॉमन, जो सेलिंग एफर्ट्स में चेंजेस है वो कॉमन है। प्रॉफिट मार्जिन डिस्पाइट राइजिंग सेल्स, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन उसके अलावा ठीक है, यहाँ देखना सॉरी, जो हमारे पास यानी कि सेल्स जो है वो इतनी उतनी राइज नहीं कर रही है कि जितना हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है आगे राइज कर सके। यानी मैच्योरिटी के उस लेवल तक, वो हाई पीक पे जाकर ही हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीमेंट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फॉलोइंग टेबल हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को शोज करती है। यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस और उनके कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो विच दे रिफ्लेक्ट इन द वेरिंग स्टेजेस। नंबर वन इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। सो ये हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं। आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 100% आते हैं, आए भी हैं और आएंगे भी, क्योंकि इसमें से आपको ये देखना है कि सेल्स, ऑब्वियसली इसमें सेल्स क्या होगी, इंट्रोडक्शन में स्लो होगी, सेल्स दोनों में यहाँ पे ग्रोथ तो है, इंक्रीज तो करेगी। यहाँ भी हमने देखा यहाँ डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है और यहाँ हमारे पास इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी। सो ग्रोथ में क्या होगी, सेल्स फास्ट ग्रोथ है, मैच्योरिटी में क्या है हमारे पास स्लो ग्रोथ है। ग्रोथ इसमें कितनी है, फास्ट ग्रोथ है, मैच्योरिटी में कितनी है, स्लो ग्रोथ है, और डिक्लाइन में तो डिक्लाइनिंग है, हमारी सेल्स उतनी नहीं होंगी। ठीक है, प्रॉफिट्स में क्या होगा, प्रॉफिट्स में जहाँ पे हमारे पास स्लो है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, ग्रोथ में अगर मेरे पास फास्ट ग्रोथ है तो मेरे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हाई लेवल के, वो भी पीक लेवल के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, वो भी जो प्रॉफिट्स होंगे पीक लेवल के प्रॉफिट्स है। मैच्योरिटी कितनी है, डिक्लाइनिंग है, मैच्योरिटी में हमारे पास जो प्रॉफिट्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और अब देखो यहाँ ध्यान देना, वहां कितने, वहां डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और डिक्लाइन में क्या है, लो है। ठीक है, डिक्लाइन में क्या है, लो है। अब है कैश इनफ्लो, देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, कैश इनफ्लो नेगेटिव है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कैश इनफ्लो नेगेटिव है। ग्रोथ क्या है, मॉडरेट होगी। ठीक है, हमारे पास जो ग्रोथ है वो मॉडरेट ग्रोथ है। मैच्योरिटी में कितनी है, हाई है, यानी कि मतलब जो हमारे पास टॉप लेवल की होगी जो मैच्योरिटी वो हाई है। डिक्लाइन में क्या है, लो है। ठीक है, तो अब आपको ये कैश इनफ्लो में देखना है। अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि कैश इनफ्लो में यहाँ मॉडरेट कैश इनफ्लो क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल में क्या है कि ग्रोथ में हम ना क्या करते हैं, क्रेडिट पे भी बहुत ज्यादा दे देते हैं कि एक अपने इमेज को, यानी कि एक अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए वही सारी जो अमाउंट होती है ना, वही सारा अमाउंट हमारे पास मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाती है। ठीक है, वही सारे अमाउंट हमारी मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाएंगी। तो वही है, यानी कि इसका मतलब कि हमारी जो
इनफ्लोज हैं वो मैच्योरिटी में हाई है और ग्रोथ में मॉडरेट है। इंट्रोडक्शन में नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है कि अभी तो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास आउटफ्लो सबसे ज्यादा है, तो आउटफ्लो ज्यादा है तो मेरे पास ये नेगेटिव हो गया। डिक्लाइन क्या है, लो है। तो कंपिटिटर्स कौन से हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो कंपिटिटर्स है वो फ्यू हैं, यानी कि जो हमारे पास कंपिटिटर्स कम है, ठीक है। ग्रोथ में क्या है कि जो कंपिटिटर्स है वो ग्रो कर रही है, ग्रोइंग है। मैच्योरिटी में क्या है, वो मैनी है। और डिक्लाइन में क्या है, हमारे पास डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। अब यहाँ देखिए कस्टमर्स कैसे हैं, कस्टमर्स इंट्रोडक्शन में क्या होंगे, इनोवेटिव। क्योंकि देखिए कस्टमर्स के लिए आप ध्यान दीजिए, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, जब कभी भी वो कस्टमर्स न्यू प्रोडक्ट को देखता है ना, तो कस्टमर न्यू प्रोडक्ट में यही चाहता है, यही डिमांड करता है कि इसमें क्या क्या चीजें न्यू है। हम जब भी मतलब कि अच्छा मार्केट में ये गुड्स आए तो इसमें क्या न्यू फीचर्स हैं, क्या हमें इसमें न्यू यानी कि इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी जो कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। सो इंट्रोडक्शन में हमारे पास इनोवेटिव है, ग्रोथ में हमारे पास कितना है, मास मार्केट है, ठीक है। ग्रोथ में मास मार्केट होगी यानी कि मार्केट में हमें हमारे पास ज्यादा होगा। मैच्योरिटी में भी क्या होगा, मास मार्केट है। इंट्रोडक्शन में इनोवेटिव है, ग्रोथ में मास मार्केट है, मैच्योरिटी में भी हमारे पास मास मार्केट होगा। ये देखिए लेगर्ड्स का वर्ड बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको पहले ये बता दूं कि ग्रोथ में हमारे पास मास मार्केट में कैसे है, क्योंकि अगर कस्टमर्स जानते हैं, जब कस्टमर्स को इजीली वो क्या करेंगे, अवेयर होंगे, जब कस्टमर्स गुड्स के बारे में वो अवेयर करेंगे तो उन्हें यानी कि धीरे धीरे मार्केट में हमें वहां पे कैप्चर करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए ग्रोथ स्टेजेस पे, चाहे हमारे पास मेच्योरिटी स्टेजेस पे, ठीक है, ये हमारे पास यानी कि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी तो मास मार्केट में कवर होगा। अब है डिक्लाइनिंग में, लगर्ड्स का मतलब होता है एक पर्सन यानी कि जो कि दूसरों से बहुत स्लो ग्रोथ करता है, धीरे धीरे जो हमारे कस्टमर्स थे वो अब इतने रिटेन नहीं है। डिक्लाइन में क्या है, कस्टमर्स लेगर्ड, लेगर्ड्स का मतलब क्या है, स्लोअर देन डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड, जितने हमने एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, यानी कि जो हम इतने कस्टमर्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने वो क्या हो गए हैं, स्लोअर हो गए हैं, उतने वो कम हो गए हैं, ठीक है। ये जो चार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चार्ट में से काफी ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फ्रेम में वो आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, ये तो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन मेन हमें इतना स्टडी करना था। और ये है एक बार पैटर्न ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ का जो हमारे पास क्या है पैटर्न है, लाइफ साइकिल एनालिसिस फॉर न्यू प्रोडक्ट के लिए लाइफ साइकिल एनालिसिस, इवन देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनिशिएटिव product services and emphasis of management on such products cannot be ignored, यानी कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स पे मैनेजमेंट की एम्फेसिस होना, प्रोडक्ट और सर्विसेज का एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। दिस मे बी ड्यू टू रिकॉग्नाइज्ड मार्केटिंग गैप, क्योंकि हमारे पास जितने भी मार्केटिंग गैप, देखो मार्केटिंग गैप तो ऑब्वियसली होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स क्या है, ठीक है, कौन कौन से डेफिशिएंसीज हमारी निकली हैं, कस्टमर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो एक्चुअल में सेटिस्फाइड थे या डिससेटिस्फाइड थे। जब कभी भी डिससेटिस्फेक्शन का वर्ड आ जाता है हमारे प्रोडक्ट के साथ तो वो क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास डिससेटिस्फेक्शन का वर्ड्स है, इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके बीच में या फिर कस्टमर्स के बीच में, और मार्केटिंग गैप का मतलब क्या हो गया कि आपके प्रोड्यूसर, आपके कस्टमर और आपके प्रोडक्ट के बीच में क्या है, गैप है। देखिए प्रोडक्ट तो यानी कि हमारे प्रोड्यूसर्स का ही होता है, तो इसका मतलब कि प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स के बीच में, और कस्टमर्स का लिंक प्रोड्यूसर से नहीं होता, यानी कस्टमर का लिंक होता है प्रोडक्ट से, तो कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में क्या हो जाएगा, लिंक में गैप आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या लिखा है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, a product in the market should also different stages of the life cycle. A product in the market should also pass through the different stages. ठीक है, तो वो डिफरेंट स्टेजेस से भी क्या करता है, पास करता है प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन में. The concept of product life cycle applies both to innovative and imitative products. ध्यान देना कि चाहे आपके पास कोई भी कैसा भी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपके पास न्यू प्रोडक्ट हो, चाहे आपके पास ओल्ड हो, ठीक है, चाहे आपने क्या किया हो उस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हो. इमिटेटिव का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो स्टार्टिंग में था प्रोडक्ट, आपने उसी को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो. चाहे आपके पास इनोवेटिव है, तो दोनों में ही जो आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है वो दोनों में ही क्या होगा, अप्लाई करेगा. The noted stages of a product life cycle include introduction, growth, maturity, ठीक है, saturation, decline, पॉसिबल अबंडेंट. दी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, तो ये आपको ये बताया. और आगे की जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, हर डिफरेंट स्टेजेस में लाइफ साइकिल में देखिए हमें कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करनी पड़ती है. तो ये पार्ट हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ये भी देखना है कि इंट्रोडक्शन में हमने कौन सी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रोथ में हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना है, डिक्लाइन में तो अब तो वो डिक्लाइन हो ही गया है, ठीक है, बिल्कुल ही डूब गया है, उससे पहले ही स्ट्रैटेजीज हमारी क्या होंगी, काम आएंगी, उससे पहले नहीं. बाकी बताइए, समझ में आया इतना? कोई डाउट है किसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? नहीं है डाउट? ओके, ठीक है, तो अभी मैं आज आगे हम स्ट्रैटेजीज इसकी कवर करेंगे. आज